षष्ठाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः पाणिनये। हम लोग पाणिनीय प्रक्रिया में प्रवेश करने के लिए, विशेषतः धात्वधिकारी प्रक्रिया में प्रवेश करने के लिए हल संधियों को प्रक्रिया के अनुसार पढ़ रहे हैं, प्रक्रिया के क्रम से पढ़ रहे हैं और इनके छोटे छोटे वर्ग बनाकर पढ़ रहे हैं ताकि संधियों का जो बड़ा भारी जाल है उसमें हम उलझ न जाएं। तो हमने प्रक्रिया के लिए थोड़े थोड़े से सूत्र अलग अलग निकाल के उनके वर्ग बनाए हैं। एक बार में हमें उतना ही पाना चाहिए। तो सबसे पहले हमने बताए दो कार्य, षत्व और अणत्व। बस इसको इतने ही पढ़िए और पढ़ के समझ लीजिए कि आगे इनकी जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ उपयोग में लाएंगे। उसके बाद हमने बताया ष्टुत्व और इष्टुत्व। अब ये षत्व, अणत्व और ष्टुत्व, इष्टुत्व जो कार्य हैं ये सब परत्रिपादी है। संधि के सूत्र इसके पहले 8-2 में आएंगे। षत्व 8-3 में आता है, अणत्व 8-4 में आता है, इष्टुत्व 8-4 में आते हैं। त्रिपादी में पूर्वम प्रतिपरम शास्त्रम सिद्धम स्यात्। जब पूर्व त्रिपादी पर त्रिपादी एक साथ प्राप्त होती है तो हम पूर्व त्रिपादी से काम करते हैं, पर त्रिपादी से काम हम नहीं कर सकते। तो इनको समझ के इसलिए रख लिया कि अंत में हमारे काम में आएंगे। उसके बाद हमने संधि को आरंभ किया। हल संधियों में से हमने सबसे पहले लिया वलिलोप और अपृक्त लोप। लोपो व्योर्वलि और हरियादिभ्यो दीर्घात स्तुते से पृक्तम हर। ये दो सूत्र का ही एक वर्ग है। छोटे छोटे वर्ग हैं, छोटे छोटे गुच्छे बना के दिए हैं। इनको अलग अलग पढ़िए, इनको एक में एक मत उलझाइए। तो वलिलोप और अपृक्त लोप ये दो हो गए। ये दोनों कार्य सपादी के हैं, त्रिपादी के नहीं हैं। इसको स्मरण हम रखें। और वलिलोप और अपृक्त लोप जब एक साथ प्राप्त होंगे तो हम वलिलोप करेंगे पहले, अपृक्त लोप को नहीं करेंगे। इसके बाद हम आ गए अष्टम अध्याय के द्वितीय पाद में संयोगार्थ से लोपा में। इसमें पदस्य का अधिकार है। तो यहाँ जो कार्य कहे जाएंगे ये पद के लिए होंगे, ये पद को होंगे, मतलब पदांत को होंगे। अलोन्त्यस्य से ये पदांत में प्राप्त होंगे। तो संयोगांत से लोपा ने संयोगांत पद का लोप किया और अलोन्त्यस्य से वो अंतिम अल का लोप होगा। जैसे अबाबंध हमने बनाया तो अबाबंध के बाद जब ताव सा प्रत्यय आया अपृक्त लग लकार में तो इन दोनों का हरियादि लोप हो गया। और लोप होने के बाद बचा अबाबंध। पहले धातु था, अब ये तिङंत पद है। तो तिङंत पद होने से इसको क्या करें हम? तो संयोगांत से लोपा से हमने धकार का लोप कर दिया, तो अबाबन बच गया। अब अबाबन का नकार भी पदांत नकार है। तो हम इकट्ठे करते जा रहे हैं उन सारे वर्णों को जो पद के अंत में आकर हमारे सामने खड़े हो रहे हैं। इनके लिए क्या कार्य करना हम एक साथ विचार करेंगे। फिर हमने लिया ऐसा संयोग जिसके आदि का अवयव ककार हो अथवा सकार, इसको संयोग आद्यो अंतेज। पद के अंत में संयोग हो अथवा झल के पहले संयोग हो, और ऐसा संयोग हो जिसका पहला वर्ण ककार अथवा सकार हो। जैसे अतातक्ष। अतातक्ष में जो क्ष है ककार और शकार का संयोग है। तो पहला अल है, इसमें पहला वर्ण है क, इसको संयोगाद्यो अंतेज से हमने लोप करके अतातश्क बनाया। अतातश बच गया, पूरा बना नहीं है। पर यहाँ शकार जो है पदांत है। अब हम सारे पदांत वर्णों को इकट्ठा करते जाएंगे, उन पर हम एक साथ विचार करेंगे। फिर हमें संयोग के आदि में सकार को लिया, जैसे अला लस्ज, असा सस्ज,
इनको लिया हमने। अबा भ्रज, अमा मस्ज, व्रश्च भ्रज, शस्ज, मस्ज और लस्ज। इतने धातु पाणिनि में पढ़े हैं जिनके अंत में जो संयोग है उसके पहले सकार है। संयोग का आदि अवयव सकार है। तो इसको क्या करें, इसको क्या करें? तो कहते हैं इसको संयोगाद्यो रंतेज। ये जो संयोग के आदि में सकार है इसका हम लोप कर देंगे। कब करेंगे? या तो पदांत में होए अथवा इनके बाद झल। निमित्त के बिना कोई कार्य नहीं होता, इसलिए हमें तीन का विचार करना है। किसके स्थान पर होता है और क्या होता है और क्यों होता है। तो सकार के स्थान पर होता है, क्या होता है, लोप होता है, कब होता है, पदांत में होता है अथवा झल परे होने पर होता है। तो अला लज को हमने बनाया अला लज। ये कब बनाया? जब इसके बाद लंग लकार में ता और सा प्रत्यय आए अपृक्त, और हल्यादि सूत्र से हमने अपृक्त का लोप कर दिया तो बचा अला लज। अब ये पदांत संयोग है सकार और जकार का, जिसका आदि अवयव सकार है। तो इसको सूत्र ने उसका लोप कर दिया। तो अला लज से बन गया अला लज, और अवा वृश्च से बन गया अवा व्रच। असा सज से बना असा सज, अबा भ्रज से बना अबा भ्रज। अब ये बन गए। अब यही बनाना है कि हम शुरू करेंगे इनको तो हम उलझ जाएंगे, क्योंकि इनके भीतर फिर बाध्यबाधक भाव आरंभ होगा। इसलिए हम एक एक कार्य को करें, एक एक क्रम से हम चलें। अब हम पदांत के विषय में जो विचार कर रहे हैं इसको हम करके इसको यहाँ छोड़ दें। तो हमारे पास पद के अंत में सकार आ गया, पद के अंत में शकार आ गया, पद के अंत में जकार आ गया। कोई जकार लस्ज का है, कोई जकार भ्रस्ज का है, कोई जकार मस्ज का है। इन सबको हम देखें। उसके बाद हमने सूत्र पढ़ा राजसस्य। यदि ऐसा संयोग है पद के अंत में जिसका आदि अवयव रा है और रा के बाद सा नहीं है, तो हमने चोकूर्द धातु लिया, अचोकूर्द। इसके बाद हमने ताव सा प्रत्यय लगाए लंग लकार में, और लगा करके हल्याद सूत्र से ताव सा का हमने लोप कर दिया। अब इनका लोप हो गया तो अचोकूर्द ये बच गया तिङंत पद। तो संयोगांत से लोपा से इस संयोगांत पद के अंतिम दकार का लोप प्राप्त था, लोप प्राप्त था। तो राजसस्य सूत्र ने कहा कि रात परस्य सस्यैव लोपः नान्यस्य। रा के बाद आप सा का ही लोप कर सकते हैं और किसी का लोप नहीं कर सकते हैं। तो इस सूत्र ने संयोगांतस्य लोपा सूत्र का नियम कर दिया। तो नियम होने से रा तो मिला संयोग के आदि में, और उसके बाद हमको सा नहीं मिला, दा मिला। तो इसका संयोगांतस्य लोपा सूत्र लोप नहीं कर पाया, व्यर्थ होकर नियम कर दिया। तो अचोकूर्द ऐसी रह गया। अभी दकारांत पद हमारे पास है। उसके बाद हमने राग लोपा सूत्र को लिया कि देखिए मो मूर्छ और तो तुर्व ये दो धातु हैं। यहाँ भी छकार के पहले रेप है, रा और छा का संयोग है, और तो तुर्व में अतो तुर्व में रा और वा का संयोग है। पर इसके बाद जब अपृक्त प्रत्यय आते हैं ता और सा लंग लकार के, तो यहाँ हल्की आदि लोप नहीं लग पाता। क्यों नहीं लग पाता? तो पाणिनि ने ऐसा चक्रव्यूह बनाया है जिसमें कहाँ से घुसना, कहाँ से निकलना, कहाँ छुप जाना कि कोई आक्रमण न कर सके। तो हल्ग्यादि सूत्र है 6वें अध्याय के प्रथम पाद का, और राल लोपा अंगाधिकार का सूत्र है 6-4-21 सूत्र है अंगाधिकार में। तो जब वो मूर्छ अतो तुर्व के बाद ताव सा प्रत्यय है
तो इनका लोप करें कि राल लोपा करें, तो यहाँ हम पहले राल लोपा कर देंगे। तो अमो मुर और अतो तुर ये बन गए हमारे पद। अब ये जब बन गए तो इनकी उपधा को हमने गुण कर दिया, पुगंत लघु पद से जैसे अतो तोर अमो मोर। तो संयोगांत से लोप राजस्य स्को संयोगाद्यो अंत्य च और राल लोपा, ये 4 सूत्रों का एक वर्ग बना करके हमने सारे संयोगांत पदों का विचार कर लिया। अब हम असंयोगांत पदों का विचार करें, जहाँ अपिक्त का लोप करने के बाद जो पद है उसके अंत में संयोग नहीं होता। जैसे हमने चकास धातु लिया, चकास, लंग लकार में अडागम करके अचकास, अपिक्त का लोप किया तासा का, तो अचकास, ये सकारांत पद बच गया। इसको हमें क्या करना है, इस समय में इकट्ठे करते जा रहे हैं, फिर अंत में हम कार्य करेंगे। तो अतो तोर अमो मोर, इन पदों के अंत में रा है, अचकास के अंत में सा है, अबा भ्रज के अंत में जा है, अला लज के अंत में जा है, अतातश के अंत में मूर्धन्य शा है, अबाबन के अंत में ना है, और हमने लिया अजंगम, जंगम धातु लिया जंगवंत, और इससे हमने लंग लकार में जब अपिक्त तासा प्रत्यय लगाए तो अजंगम के बाद तासा आए तो इनका हलगादि लोप हो गया। अब ये बचा अजंगम, ये मकारांत पद है। तो हमें मकारांत पद को क्या करना है, नकारांत को क्या करना है, सकारांत को क्या करना है, शकारांत को क्या करना है, रेफांत को क्या करना है, जकारांत को क्या करना है, सारे पदों का हम एक साथ विचार करेंगे। तो ये सब पद हमारे सामने इकट्ठे हो गए और हमने धातु लिया भिद, रुधादिगण का धातु, तो इससे बना श्लम लगा करके भिनद, तो अभिनद बना, अभिनद में तासा का लोप किया तो अभिनद, ये दकारांत पद बन गया। अथवा यंगुगंत धातु ने बनाया अबेभिद, अबेभिद गुण करके अबेभेद, अबेभेद दकारांत। इसके बाद आने वाले हमने अपिक्त प्रत्यय को लोप किया, हलगादि लोप किया, तो अबेभेद, ये दकारांत पद बन गया। तो हमारे पास सकारांत पद है, दकारांत पद है, मकारांत पद है, मूर्धन्य शकारांत पद है, जकारांत है, ये हमारे पास इकट्ठे हो गए। तो किसी भी हलंत धातु के बाद जब लंग लकार की तासा प्रत्यय आएंगी तो उनका हलगादि लोप हो जाएगा। हलगाभ्यो दीर्घा सुतिस प्रिक्तम, हल से उनका लोप हो जाएगा। किसको छोड़कर, जिनके पहले रा है ऐसे छकारांत वकारांत, रेप पूर्वक छकारांत वकारांत धातुओं को छोड़ करके, इन दो को छोड़ करके सर्वत्र हलंत धातु के बाद आने वाले अपिक्त प्रत्ययों का हलगादि सूत्र से लोप हो जाएगा। कहाँ नहीं होगा ये विचार कर लीजिए। कहाँ नहीं होगा, जब धातु के अंत में या और वा होगा तब लोपो वेरवली होगा, हलगादि लोप नहीं होगा। जब मूर्छ और तुर्व ऐसे धातु आएंगे जिनके अंत में रा के बाद छा और वा आए, वहाँ भी संयोगांत लोप नहीं होगा। हलगादि लोप होने के बाद भी वहाँ संयोगांत लोप नहीं होगा। हलगादि लोप हो जाएगा तो उसके बाद हम प्रत्यय लक्षण से कार्य कर सकते हैं। तो ये हमने विचार करके इतना इकट्ठा कर लिया। अब हमारे पास क्या कार्य है कि जो संयोग थे उनमें एक एक का लोप होकर सब असंयोग हो गए। जो संयोग थे उसमें लोप हो गया, एक का लोप हो गया, अतातक्ष अतातश बन गया, अबाबंध अबाबन बन गया, अलालज अलालज बन गया, अबाभ्रज अबाभ्रज बन गया। तो ये संयोग के अंत में रहने वाले हल का हमने विचार किया
और विचार करके अब हमारे सामने जो पद इकट्ठे हो गए, ये सब असंयोगांत पद है। अब ये हमारे पास असंयोगांत पद हैं, इनके अंत में कितने हल हो सकते हैं? 33 हल है, 33 व्यंजन है, 33 हो सकते हैं। 33 हल हैं तो 33 हो सकते हैं, इतनी हम कल्पना कर सकते हैं। तो इन हलंत पदों को अब हम क्या करें? इनके लिए हम कहाँ से यात्रा शुरू करें? ये 4 सूत्रों का प्रपंच हो गया। उसके पहले व्योरलोपः और हल्यादिलोपः, ये 2 कार्य हमने बनाए, फिर ये 4 हमने बनाए। अब हमारे पास जो पद इकट्ठे हो गए, ये सब असंयोगांत पद है, क्योंकि हम अप्रयुक्त लोप तो कर ही देंगे। यकार वकार यदि नहीं है तो हम अप्रयुक्त लोप करेंगे। अप्रयुक्त लोप करने के बाद जो पद बचेंगे, क्योंकि हलंत धातु के बाद ही तो अप्रयुक्त का लोप हुआ है, तो सारे पद हलंत होंगे। और कैसे हलंत होंगे? जिनके अंत में संयोग नहीं होगा। इनका विचार हम करें। तो इनका विचार हम कहाँ से करें? तो वहीं 8वें अध्याय के दूसरे पाद में संधियां हैं, वही सारे सूत्र बैठे हैं। पाणिनि ने इतना सुंदर व्यवस्थित करके रखा है अपने शास्त्र को कि सारे एक साथ रख दिए, आपको एक पन्ना भी नहीं पलटना है, सब वहीं मिल जाएंगे। तो हम सबसे पहले विचार कहाँ से आरंभ करें? तो जैसा पाणिनि कहते हैं वैसा हम करें। काखा काखा गा चा छा जा जा यहाँ से नहीं चले। पाणिनि पहले चवर्ग के लिए व्यवस्था बनाते हैं, कवर्ग के लिए पहले नहीं बनाते। तो पहले चवर्ग के लिए व्यवस्था बनाते हैं। तो चवर्ग की बात हम भी पहले करें कि ऐसा पद हम देखें, ऐसा पद हमारे पास है तिङंत पद। अभी हम तिङंत की बात कर रहे हैं कि हमने अप्रयुक्तता और सा का लोप कर दिया है, और जो पद बच गया है धातु रूप पद, उसके अंत में चवर्ग है। चवर्ग है ना, चाछा जाछा यहाँ। तो यहाँ तो हमको मिलने वाला नहीं है। यहाँ के तो धातु के अंत में ये संज्ञा हो गई है। तो चाछा जाछा जिनके अंत में है, उनका हम विचार पहले करें। तो पाणिनि कहते हैं चोह को चवर्ग के स्थान पर कवर्ग कर दीजिए। कब करें चवर्ग के स्थान पर कवर्ग? तो झली पदांते से। यदि चवर्ग के बाद में झल है, अथवा वो चवर्ग पद के अंत में पदांत चवर्ग हो, अथवा उसके बाद झल हो, तो चवर्ग के स्थान पर कवर्ग आदेश होता है, झल परे होने पर अथवा पदांत में। ये अष्टाध्यायी सहज बोध में ये सूत्र यहाँ वहाँ हैं, तो इनको आप एकत्र कर लें। क्योंकि भगवान पाणिनि ने पहले चवर्ग के लिए कार्य कहें, इसलिए हम चवर्ग का विचार पहले करें। तो यदि अप्रयुक्त का लोप करने के बाद जो पद बचा है, जो तिङंत पद बना है, उसके अंत में चवर्ग है, तो पाणिनि कहते हैं चोह को चवर्ग के स्थान पर कवर्ग होता है, झल परे होने पर अथवा पदांत में। किंतु उसके तुरंत बाद हमको दूसरा सूत्र मिलता है, वृश्च भ्रज सृज मृज यज राज भ्राज छशाम शह। ये जो धातु है, इस सूत्र पढ़े गए हैं वृश्च भ्रज सृज मृज यज राज भ्राज और छकारांत और तालव्य शकारांत। इतने धातुओं के अंत में जो वर्ण हैं, उनके स्थान पर मूर्धन्य शकार होता है। तो यदि चोह सूत्र सारे चवर्ग को कवर्ग कर देगा, तो ये सूत्र वृश्च सूत्र निरवकाश हो जाएगा। ये कहाँ काम करेगा जाकर के? ये किस चवर्ग को बनाएगा? श। सारे चकारांत जकारांत को यदि चोह ने कुत्व कर दिया, तो ये किसको करेगा? तो ऐसे सूत्र जो निरवकाश होते हैं वो अपवाद बन जाते हैं। तो वृश्च सूत्र जो कुह से होने वाले कुत्व का अपवाद बनकर के पहले इस सूत्र में पठित धातुओं को मूर्धन्य शकार करेगा,
और बचे हुए चवर्गों को कवर्ग होगा। तो इसलिए हम इसको अलग अलग करके देखें। अलग अलग नहीं देखेंगे तो हम उलझ जाएंगे। तो जो चकार है, पद के अंत में आने वाला जो चकार है, वो चकार 3 प्रकार का है। वो चकार 3 प्रकार का है। देखिए, एक तो चोह को कह रहा है चवर्ग को कुत्व करिए, कवर्ग बनाइए। ब्रश्य ब्रज कह रहा है कि ब्रश्य के चा को मूर्धन्य श बनाइए। और आगे हमारे पास पिन प्रत्यय से कुसूत्र और आने वाला है इसी पदाधिकार में, पदस्य के अधिकार में। तो अष्टाध्यायी को सामने खोल के रखना सबसे बढ़िया काम है। अष्टाध्यायी सामने खोल के यदि रख लेते हैं, 8-2-23 से हम चलते हैं और 82 में जाकर के सारे संधि के कार्य पूरे हो जाते हैं। बीच में से बहुत सारे सूत्र अनावश्यक घुसे पड़े हैं वहाँ, जिनका हल संधि से हमें कोई प्रयोजन नहीं था। जो निष्ठादेश हैं उनको छोड़ करके बाकी सूत्रों को हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे चकार को। पूरी वर्ण मातृका में जो पदांत वर्ण हैं उनमें सबसे पहले हम लेंगे च। इस क्रम से चलेंगे तो हम तर जाएंगे और नहीं तो हम बीच में फंस जाएंगे। तो पहले हमने लिया चकार को। तो कौन सा चकार लें? तो सबसे पहले लीजिए वृश्च धातु का चकार। तो वृश्च धातु को हमने बनाया अवावृश्च। अवावृश्च। तो ये वृश्च में जो शा दिख रहा है, ये वस्तुतः शा तो है नहीं, ये है दंत सकार। और ये स्तोष चुनाश्चू से चवर्ग के साथ युक्त होकर के तालव्य शा बन गया है। तो सबसे पहले हम क्या करें? तो सबसे पहले हम वृश्च धातु के चकार का विचार करते हैं कि वृश्च धातु का जो पदांत चकार है उसको क्या करना चाहिए। हमें 3 प्रकार से विचार करना है चकार का। तो धातु है अवावृश्च, ये यंग लुगंत धातु है, वृश्च धातु को द्वित्व करके बना है। तो वृश्च में जो हमको उपधा में तालव्य शकार सुनाई पड़ रहा है, ये तालव्य है नहीं, उपदेशावस्था में ये दंत सकार ही है। तो शा कैसे बन गया? उसके आगे चा बैठा है। तो स्तोष चुनाशु सूत्र से च्युत होकर के वो सा के स्थान पर शा हो गया है। वास्तव में वो सा है। तो जब इसको संयोगादि और अंत्य चाहेगा, देखिए इसको संयोगादि और अंत्य हमने पढ़ा है कि ऐसा धातु हो जिसमें अंत में संयोग हो और संयोग का पहला अवयव सकार हो या ककार हो, तो उसका लोप हो जाता है झल परे होने पर पदांत में। तो वास्तव में यहाँ पर जो शकार समेत धातु लिखा जाता है, ये लिखना अयुक्त है, नहीं लिखना चाहिए। क्योंकि च्युत करने वाला सूत्र स्तोष चुनाशु 8वें अध्याय के 4थे पाद का है और इसको संयोगाद्य और अंत्य से उस सकार का लोप करने वाला सूत्र 8वें अध्याय के 2रे पाद का है। तो पूर्व त्रिपादी के प्रति पर त्रिपादी असिद्ध होती है। असिद्ध मतलब उसकी दृष्टि में वो है ही नहीं। इसको संयोगादि और अंत्य की दृष्टि में स्तोष चुनाशु सूत्र है ही नहीं। जब है ही नहीं तो उसका कार्य भी नहीं होगा। तो ये धातु उसको दिखा अवावृश्च। अवावृश्च तो हमें दिख रहा है शा तालव्य, और इसको संयोगादि और अंत्य आएगा, उसको ये सा दिखाई पड़ेगा दंत, क्योंकि उसकी दृष्टि में स्तोष चुनाशु सूत्र ही नहीं है। तो सूत्र नहीं है तो उसके द्वारा किया हुआ च्युत भी नहीं। तो इसलिए धातु पाठ में इस प्रकार का एक परिवर्तन होना चाहिए जिससे विद्यार्थी भटके नहीं। तो उसको दिखाई पड़ा सा, और इसके आगे आने जो तासा प्रत्यय थे, इसके बाद जो प्रत्यय थे ता और सा, इनका हमने लोप कर दिया है। तो ये तो पद बन गए, ये संयोगांत पद हैं। तो इसको संयोगाद्य इसका लोप कर दिया। लोप किया तो बचा अवावृश्च। अब ये चकारांत पद है। तो चो को कहता है कि इसको कवर्ग कर दीजिए। पदांत चवर्ग के स्थान पर कवर्ग होता है। तो जब भी हम विचार करते हैं होता है, वही विचार करना चाहिए कब नहीं होता है। करना है तो क्या करना है,
उसी के साथ विचार करना चाहिए क्या नहीं करना है। करना और नहीं करना, विधि निषेध, दोनों का विचार हमारी बुद्धि में होना चाहिए। जैसे हम धर्म का विचार करते हैं तो विधि निषेधात्मक वो धर्म, हमें जानते हैं कि हमें क्या करना है और हमें ये भी जानना चाहिए कि हमें क्या नहीं करना है। इसी प्रकार शास्त्र की प्रवृत्ति के लिए जो को कहता है चवर के स्थान पर कवर कर दो, तो वृक्ष कहता है देखो भाई, वृक्ष के चवर को तुम्हें हम कवर नहीं करने देंगे, उस एक चाक को तुम छोड़ो और बचे हुए चाक को तुम करो कवर। चाछा चाछा यहाँ को काखा गाघा गा बनाना है, तो उसमें से एक धातु तो ले लिया वृक्ष ने खींच के उससे, तो वृक्ष का जो चा है इसको बना दिया वृक्ष वृक्ष। अब इसको छोड़ करके जितने चा बचेंगे, इसको छोड़ करके जितने चा बचेंगे, उन चकारों को चोकु सूत्र से हम ककार बनाएंगे। इसके अलावा जितने भी धातु आएंगे, मुच आएगा, मृच आएगा, वच आएगा, सिच आएगा, जितने भी चकारांत धातु आएंगे उन सारे चकारों को पदांत में चोकु सूत्र, पदांत में अथवा झल परे होने पर ककार बनाएगा चोकु, किंतु भ्रष्ट को वो नहीं बना सकता क्योंकि भ्रष्ट धातु उसका अपवाद है। तो चकारांत धातुओं में से अथवा चकारांत पदों में से भ्रष्ट को छोड़ करके बाकी चकार को चोकु कुत्व करके ककार बनाएगा, किंतु भ्रष्ट के चकार को भ्रष्ट भ्रष्ट सूत्र से मूर्धन्य शकार बनेगा। यहाँ तक हम पहुँच गए। अब जब मूर्धन्य शकार बन गया, अब ये चकारांत रह ही नहीं गया, तो हम शकारांत पदों की बात करते हैं। तो इसी पाद में आगे सूत्र आता है झलाम जशोन्ते। झलाम जशोन्ते, पदांत झल के स्थान पर जश आदेश होता है। प्रत्याहारों का इतना अभ्यास होना चाहिए, प्रत्याहार सुनने के आधे सेकंड में उसका स्वरूप खड़े हो जाना चाहिए। तो झल शुरू हो रहा है चतुर्थ वर्ण से, तो झाबा गाजा ध ये चौथे अक्षर, जाबा गाजा द ये तीसरे वर्ण, खाफा छाठा था ये दूसरे, और का चाचा था प ये पहले, और शाशा साहा ये ऊष्म। तो ये चौथे, तीसरे, दूसरे, पहले, ये हो गए 20 और 4 हो गए ऊष्म 24। झटित बुद्धि में स्फुरित होना चाहिए। तो ये 24 वर्ण जिनका नाम झल है, ये यदि पद के अंत में होते हैं, ये परे नहीं कह रहा कुछ, पदांत, पदांत झल के स्थान पर जश होता है, तो ये जश बना देगा। अब ये अवावृष जब बन गया तो यहाँ तक पहुँचने के बाद हमें कुछ प्राप्त है, ये बन गया। तो अब अवावृष हो, चाहे हमने अतातक्ष में ककार का लोप किया था, अतातक्ष लिया था, ककार का लोप करके अतातश बनाया था, और चाहे हम अलालश लें, जितने भी शकारांत हमको पद मिलेंगे, झलाम जशवंत कहेगा इनको बना दो जश, तो शकार तो मिला 1 और जश आ गए 5, जाबा गाजा दा, 1 शाह है और स्थानीय, और 5 आ रहे हैं आदेश जाबा गाजा दा, तो एक की जगह 5 तो बैठ नहीं सकते। तो निर्णय कौन करता है? स्थानेन्तरतम, स्थानेन्तरतम प्रसंगे सति सदृशतम आदेशस्य, जिसका जिसका स्थान समान होगा वो सदृशतम जो है उसमें जो सदृशतम होगा वो सवर्ण होगा, उसके स्थान पर उस सवर्ण आदेश को ही बैठाया जाएगा। तो शकार का स्थान है रुद्रशाण मूर्धा, और जाबा गाजा दा में डकार का स्थान है मूर्धा टमक होने से, तो शा के स्थान पर ड बैठेगा, शा के स्थान पर जा नहीं बैठ सकता, बा नहीं बैठ सकता, गा नहीं बैठ सकता, दा नहीं बैठ सकता, क्योंकि उनके स्थान अलग है। इसलिए संधि में प्रवेश करने के पहले संज्ञाओं का, वर्णों के स्थानों का, वर्णों के प्रयत्नों का सम्यक ज्ञान करके संधि में प्रवेश करना चाहिए। ये प्रक्रिया का क्रम है। पहले हम संज्ञाओं को जानें, फिर हम संधियों को जानें, फिर प्रक्रिया के समुद्र में हम उतरना है। तो समुद्र में उतरने के लिए जितनी चीज़ें लगती हैं
सारी सामग्री हम इकट्ठी कर रहे हैं। तो इसको बन गया शाकुट। तो अवावृश्च जो था ये वस्तुतः शा था ही नहीं, हिस्सा था, इसलिए इसको संयोगादि और अंत्य च सूत्र ने उस सकार का लोप कर दिया। लोप करने के बाद पद बन गया चकारांत। चकारांत बनने से चोह को आया कि इस चा को का बना दो, कवर्ग बना दो। तो वृश्च भ्रष्ट ने उसको रोक दिया। उसका अपवाद है, वो कहता तुम सारे चवर को कवर्ग बनाओ और वृश्च धातु को हम शा बनाएंगे। तो इसको एक धातु चाहिए, उसको सारे चवर्गांत मिल रहे हैं, उसको सारे चकारांत मिल रहे हैं, इसको एक चाहिए। और यदि इसको भी ले लिया तो ये तो बर्बाद हो जाएगा, ये निरवकाश हो जाएगा, इसके लिए कहीं जगह नहीं बचेगी। तो ये अल्पदेश वृत्ति होता है अपवाद, न्यून देश वृत्ति होता है, थोड़ी जगह में लगने वाला होता है और वो पूरे में लगने वाला होता है। पूरे चकार उसको चो को कहते हैं, उसको चो है, सारे चवर उसको दे के रख दिए, सारे चवर उसके हिस्से में दिए। तो चो कु का अर्थ क्या हुआ कि वृश्चादि धातुओं को छोड़कर जो चवर्ग बचा उस चवर्ग के स्थान पर कवर्ग आदेश होता है झल परे होने पर पदांत में। ये इसका वास्तविक अर्थ होगा, इसका निष्कृष्ट अर्थ होगा सूत्र का। तो अवावृश्च में चो कु नहीं लगेगा, तो सा का लोप किया, जो चा बचा इसको हमने वृश्च भ्रज से शा बनाया और झलाम जशवंत से पदांत शकार को डकार बना दिया। अब जब पदांत तक हम पहुंच गए झलाम जशवंत, तो झलाम जशवंत के साथ हमको एक सूत्र पढ़ना चाहिए। ये दो सूत्र का एक वर्ग बता रहे हैं। चार पहले हमने बताए, संयोगात से लोपा राजस्य इसको संयोगादि और अंत्य च राज लोपा, ये चार का एक वर्ग बनाया। इसके बाद दो सूत्र का एक वर्ग बनाया, चो को और वृश्च भ्रश्च, ये दो का एक वर्ग बन गया। अब दूसरे दो सूत्रों का एक वर्ग बनाते हैं झलाम जशवंत और वावसाने। पद के अंत में आने वाली झल के स्थान पर जश आदेश होता है और वावसाने कहता है कि अवसान में जो झल उनके स्थान पर चर आदेश होता है। अवसान क्या होता है? वर्णानाम अभाव, वर्णानाम अभाव विरामो वसानम। तो जहाँ वर्णों का अभाव हो जाए, अभाव कब होगा? जब वाक्य खत्म हो जाए, उसके बाद पूर्णविराम आ जाए तो अभाव हो जाए। आगे कुछ और बोलेंगे उससे जुड़ा हुआ अगला पद बोलेंगे तो अभाव नहीं होगा, तो उसके अनुसार चलना पड़ेगा। तो अभावृत बना था और वावसाने ने उसी झल के स्थान पर विकल्प से चर आदेश कर दिया। चर में आते हैं वर्ण चटतव कपय शशसर, चटता कपा, मतलब जो झल है वर्ण 4 3 2 1 इनके स्थान पर प्रथम वर्ण हो जाता है। तो झलाम जशवंते तृतीय वर्ण करता है और वावसाने विकल्प से प्रथम वर्ण करता है। कौमुदी इत्यादि ग्रंथों में वावसाने को झलाम जशवंते का अपवाद माना गया है, किंतु उसमें गौरव है, ये सरल मार्ग है। पहले जस्ट कर लीजिए, इसमें हमको एच पेच नहीं करना पड़ेगा, घुमावदार रास्ते में जाना पड़ेगा। ये सीधा रास्ता है कि जब भी सब कार्य होने के बाद पद बन गया आपका और कोई सूत्र वहाँ नहीं आ रहा है, टकरा रहा है, तो आप झलाम जशवंते से पदार्थ झल को जश बना दीजिए, अर्थात 4 3 2 1 जो वर्ण हैं उनको 3 बना दीजिए, तीसरा बना दीजिए, इसी का अर्थ है जष्ट करना। और उसके बाद विकल्प से उस तृतीय वर्ण के स्थान पर विकल्प से आप प्रथम बना दीजिए, इसका नाम है चर्प करना। तो बन गया अवाव्रत और अवाव्रच। और इसी प्रकार हमने बनाया था अतातश, ये बना ही चुके थे अतातक्ष में, तो अतातश था, इसको भी बना देंगे ड और ट, अतातट अतातट, जो भी शायद ये सारे शकार का हो गया। झलाम जशवंती के हिस्से में तो 24 वर्ण हैं, 24 हैं, 4 3 2 1 और सारे ऊष्मा। तो ये एक क्रम हुआ। अब हम दूसरे चवर्गों को पकड़े। वृश्चादि सूत्र में हमने एक चा लिया,
जब भी चवर्ग आएगा तो दो हिस्से में चलेगा, वृश्चादि धातु और बचे हुए धातु, दो को मिलाकर अर्थ करना है। वृश्च वृश्च दोनों को मिला के अर्थ करना है, क्योंकि एक नियम है प्रकल्प चापवाद विषयम तत्उत्सर्गो भिन्विष्यते। पहले अपवाद का विचार कर लो, घर से निकल रहे हो तो पहले पता कर लो कि बादल दिख रहे हैं क्या, तो छत्ता लेके निकलो। अपवाद का विचार करो, अकेले में जा रहे हो लट्ठी लेके निकलो, लाठी लेकर के, तो कौन सी मुसीबत आएगी रास्ते में, उसके लिए आपको क्या क्या लगेगा। ये जैसे विचार करके चलते हैं, यात्रा में निकलते हैं तो एक बार का भोजन लेके निकलो, रास्ते में मिला नहीं मिला। तो इसलिए उसी प्रकार किसी भी विधि सूत्र का विचार करते समय, किसी भी उत्सर्ग सूत्र से कार्य करते समय अपवाद का विचार करके ही उत्सर्ग का अर्थ पूरा होता है। नहीं तो तिंग शस्त्र धातुकम बोलते हैं बच्चे, तिंग शस्त्र धातुकम किसको कहते हैं? स्तार धातुकम कहते हैं तिंग शस्त्र धातुकम। अरे भाई 10 लकार हैं, 10 लकार के तिंग का नाम सार्वधातुक है, पर 10 लकार के तिंग सार्वधातुक होते हैं क्या? 4 लकार के तिंग ही तो सार्वधातुक होते हैं, तो अपवाद को छोड़ना पड़ेगा ना। अपवाद छोड़ के जो बचता है वही उत्सर्ग का हिस्सा होता है। तो जो को व्यापक है, सारे चवर्गों को कवर बना रहा है। तो जब सारे चवर्गों को कवर करने को कहता है तो हमें सोचना चाहिए कि कौन से चवर्ग को कवर करनी होगा, उसका भी तो विचार कर लें। तो हमारे पास सूत्र आ जाता है वृश्च वृश्च। तो वृश्च के चकार को छोड़ देना चाहिए। आयुर्वेद कहता है कि दोनों वक्त भोजन करना चाहिए, दिन में 2 बार भोजन करना चाहिए। ये सामान्य शास्त्र है कि 2 बार भोजन करना चाहिए। और कब नहीं करना चाहिए? तो यदि कोई विशिष्ट व्रत आते हैं तो नहीं करना चाहिए। यदि शरीर अस्वस्थ है, संग्रहणी हो गई, तो 1 बार भी नहीं करना चाहिए। ये अपवाद हो गए। हम लोग व्रत करते हैं, एकादशी का व्रत आया, कोई व्रत आया, तो उस दिन भोजन नहीं करना चाहिए। तो 2 बार भोजन करना चाहिए का मतलब ये नहीं कि मर रहे हैं और शरीर में एक दाना अन्न पर पचाने की क्षमता नहीं तो भी कर लेना चाहिए, ऐसा नहीं होता। इसी प्रकार शास्त्र में जब सूत्र कहता है चवर्ग को कवर्ग करो, तो उससे तत्काल पूछो भाई कहाँ नहीं करे ये भी बता दो। जब सूत्र कहता है ऐसा करो, तो उससे कहना चाहिए कहाँ नहीं करे ये भी साथ बता दो। तो बताएगा वृश्च वृश्च कहेगा कि वृश्च में से चकार, एक वृश्च धातु हमें दे दो, बाकी को तुम करो। ठीक है, तो वृश्च बन गया। तो वृश्च के चकार को हो गया शा, और बचे हुए चकार को हो जाएगा का। जैसे धातु आएगा पच, अपापच, अपापच, और तासा का हमने लोप कर दिया प्रकृत का। अब ये अपापच का जो चाहे पदांतर, इसको रोकने वाला कोई नहीं है। यहाँ जब चोकू आता है तो उसको रोकने वाला कोई नहीं है, क्योंकि चकारांत में से एक ही धातु को लिया उसने, तो वहाँ अपापक बन गया, चा को का हो गया। तो अपापच के चकार को हम ककार बनाएंगे, पर अवाव्रज के चकार को हम ककार नहीं बना सकते। तो सूत्रों को लगाते समय बहुत सावधानी से विधि सूत्रों के साथ, उत्सर्ग सूत्रों के साथ, अपवाद सूत्र का विचार करके, अपवाद का स्थान छोड़ करके विधि सूत्रों की, उत्सर्ग सूत्रों की प्रवृत्ति हमें करना चाहिए। तो चकार 3 प्रकार का है। एक चकार हमने देखा वृश्च धातु का, इसको कभी कुत्व नहीं होगा। इसको वृश्च वृश्च जिससे मूर्धन्य शकार होगा, उसको जलाम जशोंते से डकार होगा, अवा बसाने से विकल्प से टकार होगा। तो अवाव्रड और अवाव्रट, एक बार डकारांत एक बार टकारांत, 2 रूप बनेंगे। अब एक चकार का हमें और विचार करना चाहिए, फिर बचेगा जो चौक को हिस्से में डालिए। तो एक अगला सूत्र आएगा वही 8-2 में, विन प्रत्ययस्य कुहु, विन प्रत्ययस्य कुहु, जो क्विन प्रत्यय धातु है। क्विन प्रत्यय का तो क्विन प्रत्ययांत नहीं है, जिनसे क्विन प्रत्यय कभी कहा गया है। तो अष्टाध्यायी में 3 अध्याय के 2 पाद में 3 सूत्र आते हैं। स्पृशो नुदके क्विन, और ऋत्विक दधिक स्रग दिगुष्णुगंचु जुजिक कृंचांच,
और त्यदादिशु दिशो ना लोचने कैच। इन 3 सूत्रों में मिला के 10 धातु कहे गए, 10 धातु कहे गए। तो स्पृशोनुत्के में स्पृश धातु है, ऋत्विक में यज धातु है, दधृक में धृष धातु है, स्रग में सृज धातु है, दिग में दिश धातु है, उष्णिक में स्नेह धातु है, और अंचु है, और युज और कृंच, और अगले सूत्र में है दृश। ये 10 धातु हैं जिनसे क्विन प्रत्यय कहा गया है द्वितीय पाद में। तो ये 10 धातु का नाम हुआ क्विन प्रत्यय धातु। क्विन प्रत्यय धातु जिनसे क्विन प्रत्यय कहा गया है, इनके लिए सूत्र बनाया यहाँ क्विन प्रत्ययस्य कुः। जो क्विन प्रत्यय धातु हैं इनको पदांत में कुत्व होता है, पदांत में कुत्व होता है। तो धातु हमने लिया अचो कृंच, ये कृंच है, इसमें अचो कृंच, ये कृंच धातु है, ये क्विन प्रत्यय धातु है। इसके बाद जब तासा प्रत्यय आए लंग लकार में अपृक्त, तो इनका हमने लोप कर दिया। अब ये अचो कृंच जो है चकारांत पद बन गया। अब जब चकारांत पद बन गया तो इसमें या और च का संयोग है। अचो कृंच धातु, कृंच धातु जो है ये योपद है, ये नौपद नहीं है। तो ये पदांत संयोग हो गया। तो संयोगांत से लोपाने से च का लोप कर दिया, संयोगांत से लोपाने से पदांत चकार का लोप कर दिया। और ये योपद है तो बचा अचो क्री, ये बच गया। इस पदांत में आने वाले यकार को हम क्या करें? तो क्विन प्रत्यय से को कहता है कि जो क्विन प्रत्यय धातु है उनमें चकार का तो लोप हो गया। अब ये यहाँ बच गया, इसको क्विन प्रत्यय से को से कुत हो जाए। चकार को नहीं हो रहा है, यकार को हो रहा है, और चकारांत धातु के साथ इसका विचार कर देना चाहिए। तो इसको हो गया यहाँ को कुत होकर छा छा झा झा, यहाँ पंचम था तो इसको का खा गा गंगा पंचम हो गया, तो बना अचो क्रुं। अचो कृंच से अचो क्रुं। जब पद के अंत में चकार का विचार हम करें तो साथ में हमको इस कृंच धातु का विचार भी करना चाहिए। अब जो चकार बच गया, इन 2 धातुओं को छोड़ करके उस सारे चकार को हम चोकू से ककार बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। अभी तक हम अपवादों के परतंत्र थे, अब स्वतंत्र हो गए। तो अमोमुच था, गुण किया तो अमोमोच हुआ, तो अमोमोक, अमोमोक बन गया। अपापच, अपापक हो गया। अब जब कुत्व होकर के चाको का हो गया तो फिर जलाम जशों पे आया, कहता पदांत झल के स्थान पर हम जश करेंगे। तो अपापच के चकार को चोकू ने ककार बनाया और झलाम जशोंते ने उसको जष्ट करके तृतीय व्यंजन उसी वर्ग का अर्थात गकार बना दिया, तो अपापक बना। और वावसाने ने उसको विकल्प से चर्त करके ककार बनाया, तो अपापक अपापक। ये तीसरा वर्ग है चकार का जो सामान्य है, ये सबके लिए है। उसमें से 2 विशेष छोड़ना पड़े हमको, वृश्च और कृंच। ये 2 छोड़ करके जितना भी चकार बचेगा जो बच आएगा। अवच तो अवक और अवक। अवच के चकार को कुत्व करके क बनाया, जष्ट करके ग बनाया, और वाव बसाने से विकल्प से चर्त करके क बनाया। तो अंत में मिलेगा पद के अंत में ककार और गकार। अवावक अवावक, अवक अवक, अपापक अपापक। ये पदांत की बात हो गई। और झल परे मिलेगा तो पच धातु से परे ता आया, ता, तो ता में क्या करेंगे? चा को कु बना दी का, तो का पक्ता, पक्ता, पक्तुम, पक्तव्यम। अब ये 2 को छोड़कर, कृंच और वृश्च को छोड़कर जितने चकारांत धातुओं का चकार हमको मिलेगा उसे हम चोकू सूत्र से ककार बनाएंगे। ये हमने चकार को के लिए जितना भी जो कुछ भी कहा है उसको इकट्ठा करके विचार किया, क्योंकि जहाँ उत्सर्ग है उसके अपवाद का वहीं विचार करना चाहिए। ये बात कौमुदी में नहीं होती है।
वो प्रयोग पहले से कल्पित करते हैं कि अभी हमको ये बनाना है, तो उन्हें भ्रष्ट को बता दिया, फिर चौकू आएगा। इससे क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं उनकी बुद्धि में सिद्धांत स्पष्ट नहीं हो पाता। तो हम एक एक वर्ण को लेकर के आपके सामने ये संधि के सूत्र उपस्थित करेंगे। तो हमने इतने व्याख्यान के बाद एक वर्ण का निर्णय किया कि पद के अंत में चकार आने पर क्या होता है। दूसरा का निर्णय किया पद के अंत में शकार, मूर्धन्य शकार आने के बाद क्या होता है। दो हमारे हो गए। अब तीसरा हम एक और विचार कर लेते हैं कि पद के अंत में यदि मकार आएगा, अजंगम। अब अजंगम में जब हमने अपृक्त प्रत्यय तासा का लोप किया तो ये पद बन गया मकारांत। तो ये पद भी है और धातु भी है। तो मकारांत धातु रूप जो पद है, धातु रूप पद है, उसको होता है मोनो धातु। यही है सब इकट्ठे। इस सहजबोध के बजाय आप अष्टाध्यायी खोल लीजिए, 8-2-23 से लेकर के सारे सूत्र आपको आमने सामने इकट्ठे मिल जाएंगे। तो मोनो धातु हो, धातु के पदांत मकार के स्थान पर नकार आदेश होता है। तो अजंगम को क्या हो गया, अजंगन। अशंशम, अशंशन, अजंगम, अरनरम, अरनरन। तो मकार के स्थान पर, पदांत मकार के स्थान पर नकार हुआ। पर कैसा पदांत मकार चाहिए, जो धातु का। इसके साथ जुड़ा हुआ सूत्र है मोक्ष, क्योंकि उसकी अनुवृत्ति रहता है। जिसकी अनुवृत्ति उसको साथ पढ़िए। तो ये दो सूत्र हैं, मोनो धातु और मोक्ष। धातु का जो पदांत मकार, पदांत कहाँ से आया, पदस्य का अधिकार है। पदांत धातु का जो मकार, उसके स्थान पर नकार होता है। तो अजंगम, अजंगन, अशंशम, अशंशन, अनन्नम, अनन्नन, ये हमने बनाए। और अगला सूत्र कहता है मोक्ष। मकार वकार परे होने पर भी ये धातु के मकार के स्थान पर नकार हो जाता है। जंगम और मी, जंगम का मकार, उसका मी प्रत्यय आ गया, तो पहले वाले जंगम धातु के मकार को नकार हो गया। जंगन्मी, जंगम और वह, जंगन वह, जंगम और मह, जंगन मह। तो धातु रूप जो मकारांत पद, उसके मकार को नकार होता है। अजंगम, अजंगन, अशंशम, अशंशन। किंतु जब अपदांत मकार होता है तो भी उसको नकार होता है, यदि उसके बाद वकार या मकार है तो जंगन्मी, जंगन्वः, जंगन्मः। शंशम धातु है, शंशम मकारांत, इससे मी वह मह प्रत्यय है। तो शंशन्मी, शंशन्वः, शन शन्मः। तो हमने पदांत झलों का विचार चल रहा है हमारा। पदांत मकार का विचार पूरा हो गया, पदांत चकार का विचार पूरा हो गया। हमको पदांत झलों का विचार करना है। उन पदांत झलों में एक एक वर्ण को लेकर हम विचार करेंगे। और पदांत जो नकार आता है उसको कुछ नहीं होता। तो जो हमने अबाबन बनाया था, अबाबन ऐसा ही रहेगा। पद के अंत में नकार को कुछ नहीं होता, पद के अंत में नकार को कुछ नहीं होता। और पद के अंत में मकार धातु रूप होता है तो उसको नकार होता है। तो ये बता हमने मकारांत, नकारांत, चकारांत पदों का विचार कर लिया। और बहुत बड़ा क्रम है, छोटा उपक्रम नहीं है। हमको सारे वर्णों का विचार पद के अंत में रखकर करना है और अपद में भी करना है। तो पहले हम पद का विचार कर रहे हैं और ये इस विचार को यहीं समाप्त करते हैं। आज के पाठ में एतावदेव।